स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लेक्चर को आज फिर कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो लेक्चर था वो फिजिक्स का चैप्टर क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज सेकेंड लेक्चर है, 3 लेक्चर हैं इस चैप्टर के कंप्लीशन के लिए। तो आज सेकेंड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बॉडी के डिफॉर्मेशन वगैरह के बारे में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे और लीनियर डिफॉर्मेशन की बात करेंगे और उसके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, छोटा टॉपिक है, कम टाइम लगेगा। कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए और शांति से लेक्चर को वॉच कीजिए। आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है। जितने भी क्लास 11th में बच्चे हैं सबका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल टॉपिक है। आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर पार्ट 2 और लीनियर डिफॉर्मेशन यंग्स मॉडुलस के बारे में बात की जाएगी। तो 2-3 चीज़ें हैं बेटा यहाँ पे हमें करना है। पहला, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड यंग्स मॉडुलस, इसके बारे में काम करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन वायर इन इफ स्ट्रेच, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसको देखेंगे। और ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। इतने 3 टॉपिक हमारा होगा। फिर इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा बल्क मॉडुलस और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप इस चीज़ को, चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफॉर्मेशन एंड यंग्स मॉडुलस होता क्या है बेटा? देखो, लीनियर डिफॉर्मेशन एंड यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप किसी भी बॉडी को, आप किसी भी वायर को आप हैंग कर दो और वायर से किसी लोड को हैंग कर दो, या फिर आप सिंपली मान सकते हो कि एक वायर है, मेटल की वायर है, आप उसको खींचो, लंबा करो, खींचने की कोशिश करो, उसमें टेंशन डेवलप करो। तो जब आप उसमें टेंशन डेवलप करेंगे तो वायर की लेंथ थोड़ी सी चेंज होगी, वायर की लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना? तो अब जब वायर की लेंथ बढ़ेगी तो इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसके लेंथ कम होंगे, बढ़ेंगे और उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा छोटा होगा। इस डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि बॉडी का लेंथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक लोड हमने हैंग कर दिया है वायर से, एल लेंथ की वायर है, लेंथ एल है, वायर से डब्ल्यू वेट का एक बॉडी हैंग कर दिया, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा लोड के कारण से उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर डिफॉर्मेशन। और इसको ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तो यंग्स मॉडुलस से करेंगे। अब देखिए, इस जगह पर स्ट्रेस जो होगा, इस केस में स्ट्रेस जो होगा लीनियर डिफॉर्मेशन में, उसका नाम क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या नाम है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल नाम है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लीनियर डिफॉर्मेशन में। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज F/A। आपको कहेंगे कि इस तरह से हम स्ट्रेस डिफाइन करते हैं और ये स्ट्रेस क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। दूसरा, स्ट्रेन जो यहाँ पे डेवलप होगा उसका भी नाम क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। तो लीनियर डिफॉर्मेशन में जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल कहलाता है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन चूंकि लेंथ में चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चूंकि लेंथ चेंज हो रहा है, चेंज इन शेप बाई ओरिजिनल शेप होता है स्ट्रेन, तो यहाँ पे चूंकि लेंथ चेंज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। इसकी रेशियो क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, इनिशियल लेंथ आपका एल होगा, दैट इज यूनिटलेस एज वेल एज आपको डायमेंशन लेस, लेकिन फोर्स बाई एरिया इसकी आपकी यूनिट है। ठीक है ना, क्या है, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का रेशियो ई कहलाएगा और यहाँ पे ई को क्या बोलेंगे, बोलेंगे वाई से डिनोट करेंगे, यंग्स मॉडुलस। वाई का फॉर्मूला स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस की जगह फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन की जगह डेल्टा एल बाई एल, इसको सॉल्व करके F/12 बाई ए इंटू डेल्टा एल आ जाता है। ठीक है ना, ये आपको ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। चलो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको वाई आपका हो गया। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, चलो बेटा कुछ चीजें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपको 11th का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो 11th के एग्जाम के लिए भी काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, या फिर आप बोर्ड वगैरह की बात करेंगे वहाँ भी आ जाते हैं। दूसरी चीज, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं। 8 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, जेईई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्कूल में भी आता है। आप अच्छे से इसको रट लोगे, पूरी तरह से पूरा रट डालो, एकदम बोलते हैं ना कि रट डालो, तोते की तरह रट डालो, है ना, तो रट डालो इसको।
पहला क्या है, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वाई मतलब कि यंग्स मॉडुलस, किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस, किसी भी मटेरियल की वाई जो होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के लिए डिफाइंड है। अगर मटेरियल सॉलिड है तभी आप यंग्स मॉडुलस डिफाइन कर सकते हो, लिक्विड एंड गैस के लिए नहीं डिफाइंड है, आंख बंद करके याद रखना, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, वाई डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द बॉडी। वाई जो होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, वो बॉडी के मटेरियल के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ का है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्यूमिनियम का है, किस चीज़ का है, स्टील का है, किस चीज़ का है, रबर का है, किस चीज़ का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सभी अलग अलग नेचर के बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर पॉइंट हमने क्या लिखा है, तो बेटा तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है वाई डिपेंड्स ऑन अपॉन टेम्परेचर। अगर आप एक पर्टिकुलर मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करते हो बेटा तो वाई आपका रिमेन सेम नहीं रहता है, वो चेंज होता है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बॉडी के अंदर में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होता है वो भी चेंज होता है, ठीक है ना, जिसके कारण से आपको यंग्स मॉडुलस वेरी करता है। तो टेम्परेचर अगर आप मटेरियल का चेंज करोगे, बॉडी का चेंज करोगे तो यंग्स मॉडुलस चेंज होगा, ठीक है। तो कहेंगे कि वाई चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, तो अगर राइज होगा, राइज इन टेम्परेचर, वाई क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर टेम्परेचर को फॉल कराते हो तो वाई बढ़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वाई क्या होगा, घटेगा, ये आपको ध्यान रखना है एक मटेरियल के लिए। चौथा पॉइंट है ड्यू टू इम्प्यूरिटीज वाई चेंजेस। आजकल बाजार में बहुत सारे क्या होते हैं, मिक्सिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों में मिक्सिंग है, खाने के सामान में मिक्सिंग है, सब चीज़ में मिक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ों में मिक्सिंग आती है, डुप्लीकेसी खूब है ना, लोग खूब डुप्लीकेसी करते हैं। उसी तरह से अगर मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल में अगर आप इम्प्यूरिटीज मिला देते हो तो इम्प्यूरिटीज मिलाने से यंग्स मॉडुलस डिफर कर जाएगा, यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट नहीं रहता, वाई चेंज होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। अब वाई बढ़ेगा कि घटेगा डिपेंड करता है कि इम्प्यूरिटीज की नेचर कैसी है, कैरेक्टर कैसी है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एनिलिंग, बाई एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली। बेटा आप जाएंगे ना गाँव वगैरह में, आप देखेंगे गाँव वगैरह में जब जाएंगे ना तो बहुत सारे बच्चे तो शहर में रहते हैं, गांव के बच्चे होते थे, गांव के बच्चों को ज़्यादा पता होता है, गांव के जो बच्चे होते हैं उनसे आप पूछोगे तो उनको पता होगा इस बारे में। आप कहीं गांव में जाएंगे तो देखो लोहार जो हमारे होते हैं, जो लोहे का सामान बनाते हैं, तो उनको देखना वो कैसे करते हैं, वहाँ पर हीटिंग होती है, लोहे को खूब पीटते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर कूलिंग करते हैं, फिर पानी गिराते हैं, फिर पीटते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर पानी गिराते हैं, तो बार बार ये काम करते हैं ताकि उनकी यंग्स मॉडुलस को बढ़ाया जा सके। तो पहला चीज़ आपको याद रखना है, एनिलिंग का मतलब हीटिंग एंड कूलिंग ग्रेजुअली, इससे क्या होगा, यंग्स मॉडुलस घटेगा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन छठा पॉइंट को देखिए, बाई हैमरिंग, जब पीटते हैं और उसको घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं, तो बाई हैमरिंग एंड रोलिंग वाई क्या होता है, इंक्रीज करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वाई कैसे कैसे चेंज होता है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। सातवां पॉइंट हमने क्या लिखा, इफ वाई इज मोर देन बॉडी इज मोर इलास्टिक। अगर किसी बॉडी का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो बॉडी ज़्यादा इलास्टिक होगा, अगर किसी का यंग्स मॉडुलस कम है तो इलास्टिक कम होगा, आपको याद रखना है। फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी वाई क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों बोलेंगे परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है, तो बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो परफेक्टली रिजिड बॉडी में क्या होता है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसका लेंथ चेंज नहीं करेगा, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, जीरो, तो डेल्टा एल जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी को डेल्टा एल जीरो मतलब कि जीरो से डिवाइड करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी का लेंथ चेंज नहीं होता है ड्यू टू एक्सर्ट ऑफ एनी डिफॉर्मिंग फोर्स, तो जब चेंज लेंथ होगा नहीं तो यंग्स मॉडुलस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में वाई डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन ऑफ बॉडी। एक पर्टिकुलर बॉडी है, मान लो कॉपर का है, लेंथ को कुछ भी रखो, एरिया को कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो, लेंथ कुछ भी हो, अगर वो मटेरियल सेम है तो उसकी यंग्स मॉडुलस सेम रहेगी। तो यंग्स मॉडुलस डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो एक बॉडी का यंग्स मॉडुलस उसकी डायमेंशन क्या है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेचर फिक्स होता है, ठीक है। चलो तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से आप याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जेईई 2024 कितना आसान है, डरना मना है बिल्कुल। फिजिक्स की क्लास में, आरजेटी कैंपस की क्लास में डरना मना है, फिजिक्स को लेकर के तो बिल्कुल डरना मना है, एकदम मजे में पढ़ो, कोई डरने की बात नहीं है। 2024 का क्वेश्चन है, क्या है पढ़ो। इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, एक वायर की लेंथ को डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया, देन व्हाट चेंज इन यंग्स मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस चेंज कैसे करेगा, डायमेंशन चेंज करने से थोड़ी करेगा, नहीं ना करेगा, तो बोलोगे यंग्स मॉडुलस रिमेन कांस्टेंट, तो बोलेंगे आंसर क्या होगा, नो
चेंज। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस डायमेंशन के चेंज करने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायमेंशन चेंज करोगे यंग्स मॉडुलस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो होगा, डायमेंशन चेंज करने से नहीं होगा क्योंकि नेचर सेम है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वायर है, पढ़ लो क्वेश्चन। 2 वायर ऑफ मेड ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर हैं सेम मटेरियल है, नेचर सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस फिक्स होगा। सेम वॉल्यूम, area of cross section are A and 3A. If wire of area A, capital A, is stretched by a force F, ये force F से stretch किया गया, then force on another wire for same extension, ध्यान रखो बेटा, same extension कितना चाहिए? एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शन 3A है। ठीक है ना, आपको कहा जाता है कि चलो एक वायर का क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, A है, और दूसरे वायर का कितना है, 3A है। तो अगर आप कहते हैं कि ठीक है एक वायर का A है और दूसरे वायर का 3 है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो इसको छोड़ दो, आप इसको लेते हैं। ठीक है, एक वायर ले लिया, एक वायर ले लिया और मान लिया कि इसका एरिया कितना है, A है, और एक दूसरा वायर ले लिया। ठीक है, दूसरा वायर का लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता है, दूसरे वायर के लेंथ के बारे में हमें नहीं पता है। तो अब आप कहेंगे कि इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है। ठीक है, आप इसको क्या करते हैं, आप इसके ऊपर एक्सटेंशन क्रिएट करते हैं, बॉडी की लेंथ चेंज करते हैं। तो कहता है कि सेम एक्सटेंशन के लिए अगर पहले वायर को F फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरे वायर के लिए फोर्स कितनी चाहिए अगर एक्सटेंशन सेम है। तो अगर दोनों के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, चलो मान लो इसको फिक्स कर दिया यहाँ से, इसको भी यहाँ से फिक्स कर दिया और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F1, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया F2। तो पूछा है कि F2 क्या होगा, F2 क्या होगा? तब कहेंगे कि चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे? तो बोलेंगे Y क्या होता है, Y बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा है। ये फॉर्मूला था जो हमारा था यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देख लो, Y स्ट्रेस बराबर Y, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर Y बराबर एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। अब आप देखिए जरा, ठीक है बेटा, चलो Y बराबर एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। आप यहाँ पे क्या कीजिए बेटा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है, लेंथ के बारे में नहीं है। लेंथ कितना है, दोनों का अलग अलग है, तो आपको लेंथ को हटाना होगा। कैसे हटाओगे? बोलोगे y बराबर f इंटू एल इंटू एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे में एरिया से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर डेल्टा एल हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि यंग्स मॉडुलस तो फिक्स है, डेल्टा एल तो फिक्स है, व्हाट अबाउट दिस, ये क्या है, वॉल्यूम, ये आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी तो फिक्स है। यहाँ से आपको रिलेशन क्या निकलेगा, बोलेंगे f बाई ए स्क्वायर, f बाई ए स्क्वायर, यहाँ से कांस्टेंट आएगा, एक रिलेशन आपको निकल गया। जब ये रिलेशन आ जाएगा तो इक्वेशन बना लो, बोलोगे f1 बाई a1 स्क्वायर बराबर f2 बाई a2 स्क्वायर। f1 क्या है, f है, a1 क्या है, a है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि क्रॉस सेक्शन एरिया A पर फोर्स F लगा रहे हैं, F2 हमें निकालना है उसको, उसकी ताकि एलोंगेशन सेम हो, तो एरिया प्रोसेसर उसकी कितनी है, 3A है। ठीक है, तो आप कहेंगे F2 हमें निकालना है और यहाँ पर बोलोगे 3A का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप यहाँ पे कहेंगे F2 कितना हो जाएगा, बोलोगे 9A स्क्वायर बाई A इंटू F, A सॉरी, हाँ ठीक है, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आप एरिया का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वेट, ठीक है, तो एफ बाई ए स्क्वायर, F2 बाई 3A स्क्वायर। आप कहेंगे कि F2 कितना निकलेगा बेटा, तो ऊपर जाएगा 9A स्क्वायर बाई A स्क्वायर इंटू आपको F मिलेगा, A स्क्वायर कट गया, F2 कितना आया, 9F। मतलब कि सेकंड वाले वायर जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, ठीक है, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 3A है, उसके ऊपर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, 9F रिक्वायर्ड है। अगर आप एलोंगेशन सेम चाहते हो दोनों का तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेटल रिंग है, एक मेटल रिंग है स्मॉल आर रेडियस की एंड क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी ये है, जो रिंग है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया, जिससे वायर बना हुआ है, जिस वायर से रिंग बना हुआ है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कैपिटल ए है। और कह रहा है कि इट इज फिटेड ऑन टू अ वुडन डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। एक डिस्क के ऊपर फिक्स कर रिंग चढ़ा देते हैं, ऊपर से चढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। तो कहता है कि यंग्स मॉडुलस अगर y है तो टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तब देखो समझो बात को, पहले बात को समझो बेटा। ठीक है, ये रिंग रहा,
ये क्या रहा, रिंग रहा। मान लो ये बेटा आपका रिंग रहा, ठीक है। अब क्या रहा, अब बोलोगे कि हमने क्या किया, एक डिस्क लिया, ये डिस्क लिया, ठीक है। ये बेटा आपका रहा डिस्क। अब देखिए ये आपका रिंग है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये आपका रिंग है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये आपका डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। इस रिंग को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि उस केस में रिंग में टेंशन कितना डेवलप होगा, क्योंकि देखो बेटा इसकी रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, डिस्क का रेडियस बड़ा है और रिंग का रेडियस छोटा है। जब आप इस रिंग को डिस्क के ऊपर चढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इस रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, लंबा होगा, बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने किया क्या कि देखिए बेटा यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। अब देखिए अब खेल क्या है यहाँ पे, कहानी ये है, ठीक है। कहानी ये है कि इस रिंग के ऊपर, वेट करो एक मिनट, ठीक है। अब कहानी ये है कि इस रिंग के ऊपर आपने क्या किया, हमने यहां से इस रिंग को इस डिस्क के ऊपर चढ़ा दिया, तो कहेंगे कि ये सिचुएशन आ गया। तो अब इसमें टेंशन डेवलप होगा रिंग में पूरा। अब ये टेंशन कितना डेवलप होगा, तो देखो फॉर्मूला लगाते हैं, y बराबर Fl बाई ए इंटू डेल्टा एल। क्या पूछा है बेटा, स्ट्रिंग में टेंशन पूछा है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे आपको F पूछा है, F की वैल्यू कितनी होगी, y इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। ये आपको हो जाएगा। अब आप जरा देखिए फॉर्मूला में डालिए, F y की जगह y रखो, a की जगह a दिया हुआ है, डेल्टा एल क्या होगा बेटा, डेल्टा एल का मतलब होगा कि रिंग का जो लेंथ चेंज होगा वो कितना होगा। रिंग चूंकि चढ़ा है, पहले रिंग का लेंथ छोटा था, सरकमफेरेंस छोटा था, बड़े वाले डिस्क के ऊपर आपने इसको चढ़ा दिया तो रिंग आपको एक्सटेंशन में आएगा। एक्सटेंशन कितना हुआ, तो बोलेंगे पहले इसका लेंथ कितना था, तो बोलेंगे पहले इसका लेंथ था 2 पाई आर। अब कितना लेंथ हुआ, तो बोलेंगे अब लेंथ हो गया 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि जो डिस्क का रेडियस है, पहले इसका लेंथ था 2 पाई आर, रिंग का लेंथ 2 पाई आर था, रिंग का लेंथ अब कितना हो गया, 2 पाई कैपिटल आर हो गया, जो डिस्क का रेडियस है उतना हो गया। तो कहेंगे चेंज कितना आया, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो बोलेंगे डेल्टा एल कितना होगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, ये आपका होगा। इसको डिवाइड करोगे किससे, लेंथ से, तो लेंथ कितना 2 पाई आर, रिंग का लेंथ ये 2 पाई आर, ठीक है ना, ये आपका रिंग का लेंथ है, ठीक है, इतना होगा। सॉल्व करोगे बेटा तो y इंटू एरिया 2 पाई को बाहर निकालो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रखो और नीचे में फिर 2 पाई आर कर दो, ठीक है। क्या कटेगा बेटा यहाँ पर, तो बोलेंगे कटेगा से 2 पाई कट गया, आंसर आ गया y a r कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे, y इंटू एरिया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कितना, स्मॉल आर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतनी एक्सटेंशन, इतनी टेंशन आपको रिंग में क्या करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा आगे, अब बात करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। बेटा स्ट्रिंग को अगर आप खींचते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है। कैसे होता है, तो हम खींच करके जो वर्क करते हैं वो एनर्जी में चला जाता है। आपको सबसे पहली चीज बात याद रखनी है बेटा, एक स्ट्रिंग और एक आइडियल स्प्रिंग दोनों आपस में इक्विवेलेंट है अपने अपने जगह पे, ध्यान रखना। एक स्ट्रिंग और एक स्प्रिंग दोनों आपस में इक्विवेलेंट है अपने अपनी जगह पे। स्ट्रिंग को आपने क्या किया, मान लो कि एक एंड को वॉल से लगा दिया, दूसरी एंड पर आपने फोर्स लगा के खींचा, स्ट्रिंग में एलोंगेशन आएगा। एलोंगेशन किए तो आपने वर्क किया, आपका फोर्स वर्क किया, जो आपका फोर्स वर्क किया उस वर्क के कारण से आपकी वर्क स्ट्रिंग में एनर्जी के स्टोर रूप में जमा हो जाएगा। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कितना जमा होगा, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब आप स्ट्रेस की स्ट्रेन की वॉल्यूम वैल्यू पुट करोगे तो ये फॉर्मूला नीचे में कन्वर्ट हो जाता है, हाफ इंटू वाई इंटू कैपिटल ए बाई स्मॉल एल। क्या एल क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ, एल क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन। आप कहेंगे कि ए क्या है, यहाँ पे बोलेंगे ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल क्या है, इसका लेंथ है।
तो स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल है, स्ट्रिंग का लेंथ L है और इसकी यंग्स मॉडुलस कितनी y है। डेल्टा L क्या है, चेंज इन लेंथ होगा। तो अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू वाई इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। बेटा इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिखते हैं, दिस ऑल्सो इम्प्लाई दैट u इज इक्वल टू हाफ तो रखोगे वाई बाई ए को बेटा हम लोग k से रिप्लेस कर देते हैं और ये होता है डेल्टा एल का होल स्क्वायर। ध्यान रखोगे k की वैल्यू कितना है, वाई ए बाई एल। ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो खेल, अब आप स्प्रिंग की बात करो। आप स्प्रिंग को जब खींचते हो, पुल करते हो, तो मान लो बेटा कि जो स्प्रिंग का फ्री एंड है वो अपने फ्री एंड से कुछ एलोंगेट होता है, ठीक है ना। तो जो भी उसमें एलोंगेशन आता है, एक्स एलोंगेशन आता है, तो कहते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप हुआ, तो बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स डेवलप हुआ माइनस के एक्स के बराबर, जहाँ पे के क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, एक्स क्या कहलाता है, स्प्रिंग में एलोंगेशन या कंप्रेशन कहलाता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अब आप देखो जरा, आप यहाँ पर यू को एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या आप यू को हाफ, अगर आप के एक्स को एक साथ करो और फिर एक्स को अलग कर दो, क्या के एक्स की मैग्नीट्यूड एफ एस के बराबर है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, बोलोगे बिल्कुल है। तो बोलोगे यहाँ पर हाफ इंटू एफ इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। अब बेटा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आपको याद रखना है कि ये पूरा फॉर्मूला और ये पूरा फॉर्मूला आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ इंटू एफ इंटू एक्स, ये दोनों फॉर्मूला आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इस जगह पर आप कहेंगे कि ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, और इस जगह पर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, सब आपस में इक्विवेलेंट है। मैंने इक्विवेलेंट का साइन बना दिया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो स्ट्रिंग का और स्प्रिंग आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ठीक है, हाफ इंटू के इंटू डेल्टा एल, के स्ट्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एल एलोंगेशन या एलोंगेशन स्क्वायर है, यहाँ पे एलोंगेशन का स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एलोंगेशन का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कंपेयर कर सकते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर एकदम सेम है, आपस में मैच करेगा। इसको एफ इंटू एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिए इसको। When a mass capital M is suspended by a wire of length capital L, then its length become L plus small l. एक वायर जिसकी लेंथ कैपिटल L है, उस वायर के एक फ्री एंड से आप एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर दिए m मास का, अब उसकी लेंथ एलोंगेट होकर के L प्लस स्मॉल l हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। आप इसको जरा देखिए, U का फॉर्मूला क्या हम लोग हाफ F इंटू एक्स लिख सकते हैं, ये वाला। अरे इसको तो कंपेयर कर लो ना, क्या दिक्कत है, स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों में बात बराबर है। आप हाफ एफ इंटू एक्स कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ एफ इंटू एक्स कर लिया, अब बोलोगे हाफ की जगह हाफ। फोर्स कौन सा है जो इसको खींच रहा है, स्ट्रिंग को कौन फोर्स खींच रहा है, तो बोलोगे एम जी है। तो आप इसको डाल दो कितना, एम इंटू जी। एक्स क्या है, एलोंगेशन, एफ क्या है, एलोंगेशन, कितना हुआ है, स्मॉल एल, तो बोलोगे स्मॉल एल कितना आ गया, एम जी एल बाई 2, ठीक है बेटा। हाफ एम जी एल, ठीक है बेटा, इतना आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से हमने स्प्रिंग को स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कर दिया, दैट्स ऑल, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो अब आते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। बेटा ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस वो मिनिमम स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस को लगा करके आप किसी भी वायर को, रॉड को तोड़ सकते हैं, मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है इट इज मिनिमम स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर। आप किसी भी वायर को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जितनी मिनिमम स्ट्रेस चाहिए दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेस, फोर्स बाय एरिया, ध्यान रखना, फोर्स बाय एरिया मिनिमम कितना चाहिए। अब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस दो चीज़ों पे डिपेंड कर, दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल,
मटेरियल किस चीज़ का है, कॉपर का है, आयरन का है, एल्युमिनियम का है, रबड़ का है, स्टील का है, किस चीज़ का है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू। दूसरा, ब्रेकिंग स्ट्रेस डू नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। एक पर्टिकुलर वायर की लेंथ कितनी है, एरिया कितनी है, उसके ऊपर डायमेंशन के ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप कहेंगे कि मान लो कि ये भी कॉपर का है, मान लो ये भी कॉपर का है, मान लो ये भी कॉपर का है। आप यहाँ पे इसको हम कहें कि यहाँ पे फोर्स F1 चाहिए, यहाँ पर फोर्स F2 लगाया और यहाँ पर फोर्स कितना लगाया, F3 लगाया। अब कहते हैं कि तोड़ने के लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस, बोलेंगे बेटा आपको तो दिख रहा है ये पतला है, ये उससे ज़्यादा मोटा है, उससे ज़्यादा मोटा ये है, तो कहेंगे तोड़ने के लिए तो इसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, बेटा अगर इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है तो इसका क्रॉस सेक्शन भी तो ज़्यादा है, तो कहेंगे कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा F ब्रेकिंग बाई A, तो कहेंगे कि अगर यहाँ पे फोर्स ज़्यादा चाहिए तोड़ने के लिए तो ऑब्वियसली क्रॉस सेक्शन भी तो ज़्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो A बाई A आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कहेंगे कि यहाँ पर फोर्स कम चाहिए तो एरिया भी तो कम है, यहाँ पे और कम चाहिए एरिया भी और कम है, तो कहेंगे कि चूंकि सारे एक ही मटेरियल हैं, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो इन सब के लिए, सबको तोड़ने के लिए फोर्स अलग अलग चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ अलग अलग चाहिए, फोर्स अलग चाहिए, लेकिन स्ट्रेस इक्वल चाहिए तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि सबके लिए फोर्स बाई एरिया कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स बाई एरिया सबका रेशियो फिक्स हो जाएगा। अगर इसका फोर्स छोटा है तो एरिया भी छोटा है, इसका फोर्स थोड़ा सा बड़ा तो एरिया भी थोड़ा बड़ा, इसका फोर्स और बड़ा तो एरिया और बड़ा, तो बोलेंगे सबके लिए F बाई ए, F बाई ए, F बाई ए फिक्स रहेगा। दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, न कि उसके डायमेंशन के ऊपर। आपको याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में आया भी है क्वेश्चन इसके ऊपर और पूछे भी जाते हैं, ठीक है, ये आपको दो चीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। एक वायर है, अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 2 mm, डायमीटर कितनी है 2 mm, हैज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ध्यान रखना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब कि फोर्स, तोड़ने के लिए फोर्स, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ न्यूटन। व्हाट विल बी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ फॉर द सेम वायर ऑफ डायमीटर 1.5 mm, बेटा वायर सेम है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल रहेगा, ठीक है ना। तो कहेंगे कि ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अगर वायर का नेचर सेम है तो बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस एक के लिए और ब्रेकिंग स्ट्रेस दूसरे के लिए सेम रहेगा। अगर वायर का नेचर सेम है तो कहेंगे कि दोनों के लिए सेम रहेगा, F1 बाई A1, F2 बाई A2 सेम रहेगा। बेटा इसको सॉल्व कीजिए। F1 कहेंगे कि एक के लिए कितना है, 4 × 10⁵ है। A1 क्या है तो बोलेंगे पाई × R², है ना, कहेंगे कि R1², ठीक है। दूसरा F2 हमें निकालना है बाई पाई R2², ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से क्या क्या कटेगा, बेटा यहाँ से आपको पाई की वैल्यू खत्म कहानी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये होगा क्या, तो बोलेंगे देखिए होगा क्या, 4 × 10⁵। बेटा R1 क्या लिखोगे तो बोलोगे डायमीटर 2 mm है तो 2 mm का हाफ कितना हो जाएगा 1 mm, तो कहेंगे कि 2 mm का हाफ 2 बाई 1, सॉरी 2 बाई 2, 2 बाई 2 स्क्वायर। रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, रेडियस होगा 2 बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई 1.5 mm, तो बोलोगे 1.5 बाई 2 का स्क्वायर। बेटा आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ भी 2 है वहाँ भी 2 है, हटा दो, आप सीधे लिख दो 4 × 10⁵ डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई 1.5 × 1.5, 1.5 × 1.5 हो जाएगा ना। तो कहेंगे कि यहाँ पे 2 हटा दिया, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर, चूंकि दोनों तरफ mm है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यूनिट में लाने की जरूरत नहीं है, इतना हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कितना, F2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁵ कितना 5, 15 15 225 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 100, ठीक है बेटा।
आप इसको क्या लिखेंगे, बोलेंगे 2.25 इंटू 10⁵ दैट्स ऑल। तो कहेंगे कि F2 कितना चाहिए, अगर वायर की लेंथ अगर कम हो गई तो कहेंगे कि फोर्स कितना चाहिए, बोलेंगे फोर्स 2.25, 15 इंटू 15 क्या होता है 225 होता है, तो 225 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 100 है, तो 100 को यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन इतना फोर्स चाहिए। ये आपका सेकेंड वायर के लिए है, ठीक है। ये आपकी कहानी खत्म, यंग्स मॉडुलस खत्म, लीनियर डिफॉर्मेशन खत्म। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, कोई कॉन्सेप्ट आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल आएंगे, कल मिलते हैं। कल हम लास्ट टॉपिक इसका करेंगे और वो करेंगे बल्क मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस, दोनों छोटा टॉपिक है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ, आज इसको कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।